सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से आज हम कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं पिछले 3 महीने से इस कोरोना महामारी के कारण हम शिक्षा से दूर रहे, लेकिन सरस्वती शिक्षा समिति के एक छोटे से प्रयास के माध्यम से 21 जून 2020 से लगभग विद्या भारती के सारे विद्या मंदिरों के भैया बहनों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ करवाया जाएगा। लीजिए, हमारे सामने जो है आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का फ्रांसीसी क्रांति का पहला अध्याय, हम उसके बारे में जानकारी करेंगे। जैसा प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्र 2020-21 में आप सभी का पाठ्यक्रम भी परिवर्तित होने वाला है। तो उस नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये जो आपके सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम जानकारी करने वाले हैं। आपके सामने जैसे श्यामपट दिख रहा है, ये सारे जो कंटेंट हम सब पढ़ने वाले हैं, ये आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहले कभी भी कोई शिक्षण प्रारंभ करने से पहले अगर उस अध्याय का अर्थ हमें समझ में आ जाए तो हमें लगभग सारे पाठ समझने में, उस पाठ के अंदर सारी विषय वस्तु को समझने में आसानी रहेगी। लीजिए, आपके सामने ये लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति। पहले हम ध्यान करेंगे कि फ्रांस जो है वो दुनिया के अर्थात विश्व के पटल पर यूरोप महाद्वीप में आया हुआ है। इस फ्रांस के कई पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करें तो कहीं इटली, कहीं जर्मनी, कहीं पोलैंड, कहीं ऑस्ट्रिया और बीच में एक समुद्र के माध्यम से इंग्लैंड भी इसके पड़ोसी राष्ट्रों के रूप में जाना जाता है। कहीं इंग्लिश चैनल का नाम हम सब ने सुना होगा। वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो एक समुद्री एक कड़ा जो है, एक संकरा रास्ता है, वो समुद्री मार्ग जो है वो इंग्लिश चैनल के रूप में भी जाना जाता है। हम सबको एक जानकारी के रूप में रहे कि भाई फ्रांस की भौगोलिक स्थिति कहाँ है। फ्रांस जो है वो दुनिया के पटल पे, जैसा कि हमने पहले ही एक कंटेंट का विषय लिखा है, फ्रांस की विश्व में स्थिति क्या है, तो हम जानेंगे कि फ्रांस जो है वो यूरोप महाद्वीप के अंदर आया हुआ है। इस फ्रांस की राजधानी पेरिस, अर्थात लोग एक पर्यटन स्थल के रूप में वहाँ पर घूमने भी जाते हैं। पेरिस के कई सामान भी जो है वो दुनिया के अंदर बिकते हैं, अर्थात फ्रांस के कई नामी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी दुनिया में बिकते हैं, जिसके माध्यम से भी हम इस फ्रांस के नाम का जिक्र करते होंगे, ऐसा आप जानते होंगे। हम आगे जानकारी करेंगे कि फ्रांस जो है वो यूरोप महाद्वीप में आया हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस के बारे में आपको और बताना चाहूँगा कि पेरिस जो है इसके अंदर एक एफिल टावर आया हुआ है जो एक लोहे का बना हुआ है और लोग उसको देखने के लिए भी उस देश में जाते हैं। फ्रांस में देखने के लायक एक प्रसिद्ध स्थान है वहाँ का महल, जिसका नाम है वर्साय का महल। यह भी प्राचीन महल है और यहाँ उनके राज दरबार के लोग रहते हैं जो वहाँ से फ्रांस का राज्य संचालित करते हैं। लीजिए, हम फ्रांस की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी कर ली, लेकिन साथ में पाठ के अध्याय के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति। पहले हम इस क्रांति का अर्थ भी समझें। किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से विद्वेष होता है तो विद्वेष के माध्यम से अगर कोई बदला लेना, उससे बातचीत करना, ये आपस में एक चर्चा हो जाए। लेकिन अगर वही चर्चा, वही विद्वेष अगर समाज, राज्य, देशों के माध्यम से अगर कहीं किसी भी बुरी बात को दूर करने के लिए जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से टकराता है, वो टकराने की जो स्थिति है वो क्रांति के रूप में आती है। हम सब भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि भारत में भी खूब सारी क्रांतियाँ हुई है और सबसे बड़ी जो क्रांति वो 1857 की क्रांति हम सब जानते हैं। और इसी प्रकार से 18वीं सदी के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये इस प्रकार के जो देश थे जो दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाते थे, दूसरे देशों को गुलाम बनाते थे और वहाँ के नागरिकों के ऊपर वो अत्याचार करते थे। इसलिए फ्रांस भी जो है उसने भी अपने कई उपनिवेश बना लिए थे और फ्रांस के अंदर भी फ्रांस के कुछ वर्ग थे
उन वर्गों ने निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। इसलिए वहाँ के लोगों का एक सामूहिक प्रतिरोध, सामूहिक प्रतिकार धीरे धीरे एक क्रांति का रूप लेता गया और वह 1774 के अंदर फ्रांसीसी क्रांति के रूप में उभरा। लीजिए, हम अपने शिक्षण बिंदु के बारे में हम जानकारी करेंगे कि फ्रांस की विश्व में स्थिति हमने जानी कि विश्व के अंदर फ्रांस जो है वो यूरोप महाद्वीप में आया हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस के अंदर एक प्रसिद्ध महल है जिसका नाम वर्साय का महल है। लीजिए, दूसरा कंटेंट बिंदु हम लेकर चलते हैं 18वीं सदी में फ्रांस की क्या स्थिति थी। 18वीं सदी का तात्पर्य हम ये ले सकते हैं कि 1701 से लगाकर 1799 तक का जो ये समय, ये जो कालक्रम है वो 18वीं सदी को प्रदर्शित करता है। और 18वीं सदी के अंदर फ्रांस के अंदर क्या घटना घटती है, तो लीजिए यहाँ आपके श्यामपट पर सबसे पहला जो बिंदु लिखा हुआ है कि 1774 के अंदर फ्रांस के अंदर बूर्बो वंश का शासन स्थापित हुआ। बूर्बो वंश जो है एक प्रकार का राज परिवार का एक वंश था और उसी वंश का एक शासक था लुई 16वां। उस समय 1774 में लुई 16वां जो है वो फ्रांस की राजगद्दी पर विराजित हुआ। 20 वर्ष की उम्र में ही, लुई 16वें की 20 वर्ष की उम्र में ही ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से उसका विवाह हो गया। और विवाह के बाद में हम सब जानते हैं कि जब राज परिवार वर्साय के महल में निवास करता था तो वहाँ के जो राज दरबार के जो लोग और राज परिवार के जो लोग हैं उनके खर्चे भी बहुत अनर्गल बढ़ गए थे। और उन खर्चों को पूरा करने के लिए फ्रांस के राज दरबार ने निम्न वर्ग के लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर करों का बोझ अत्यधिक डाल दिया। हम सब जानते हैं कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं तो अमीरों के खर्चे भी अलग से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने फ्रांस की जनता पर ही उन करों का बोझ डाल दिया। तो हम सब जानते हैं। और उसके साथ में करों के बोझ के साथ में भी लुई 16वें का कोई शासनकाल, कोई बेहतर शासनकाल नहीं कह सकते हैं। उसने निरंकुश शासन चलाने की प्रणाली प्रारंभ कर दी। निरंकुश शासन से तात्पर्य हम सब ये समझ सकते हैं कि राजा जो है अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है। राजा जो कहेगा, भले ही वो बात बुरी हो, भले ही वो बात अच्छी हो, देश के लिए हितकर है, देश के लिए अहितकर है, उसके राजा से कोई लेना देना नहीं। अर्थात जो राजा ने कह दिया वही लोहे की लकीर है और उसी के माध्यम से उस देश में शासन चलता है। ये निरंकुश शासन की एक परिभाषा मैंने आप सबके समक्ष रखी। तो लुई 16वें ने जब राजगद्दी पर विराजित हुआ और उसके बाद में उसने फ्रांस के अंदर निरंकुश शासन करना प्रारंभ कर दिया। अब उस निरंकुश शासन के कुछ उदाहरण, उसने किसानों मजदूरों पर करों का बोझ डाल दिया। उसके अंतर्गत जो चर्च के लोग हैं, जो पादरी है, पोप है, बिशप है, उनको भी उसका खर्चा वहन करने के लिए उसने बहुत अत्यधिक करों का भार जनता पर डाल दिया। एक चीज इसके साथ में था कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने का एक महत्वपूर्ण कारण और भी था कि इसने जो अमेरिका के 13 उपमहाद्वीप जो थे जिनको इंग्लैंड के अंतर्गत करवाने के लिए फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। और उस लगातार युद्धों के बाद में, लगातार युद्धों के कारण फ्रांस की जो है वो आर्थिक स्थिति गिरती गई। इंग्लैंड की अत्यधिक सैनिक शक्ति जो उस लगातार युद्धों में हास होता गया और पैसों की भारी कमी होने लग गई। दूसरा, आर्थिक बोझ फ्रांस पर आने का दूसरा कारण ये भी था कि वर्साय के महल में निवास करने वाले वहाँ के कार्मिक और वहाँ का राज परिवार अनर्गल खर्चों के माध्यम से उन खर्चों को वहन करने के लिए उन्होंने वहाँ की जनता पर अत्यधिक बोझ डालना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और पहले से ही जब लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा था तो उससे पूर्व ही इस फ्रांस पर 10 अरब लिवरे अर्थात वहाँ की जो है वो मुद्रा है, उस लिवरे का 10 अरब रुपए का पहले से ही फ्रांस पर जो है कर था। और उस कर को चुकाने के लिए, उस कर को साहूकारों को ब्याज चुकाने के लिए भी फ्रांस के पास पैसा नहीं था। इसलिए उन करों का भुगतान करने के लिए अत्यधिक
रूप से लुई 16वें ने अपने देश में कर वृद्धि करके उस ब्याज को चुकाने का उसने प्रयास किया, लेकिन परिणाम स्वरूप वह उसका पासा जो है वो एक सामूहिक क्रांति के रूप में देश में प्रदर्शित होने लगा। किसान, मजदूर और समाज के सामान्य लोगों ने भी लुई 16वें का विरोध करना उसने प्रारंभ कर दिया। तो लीजिए हम दूसरा जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, 18वीं सदी में जो फ्रांस की क्या स्थिति थी, वो एक छोटा सा रूप मैंने आप सभी के समक्ष रखा था। उसका सारांश रूप में मैंने श्याम पट पर कुछ बातें लिखी थी, उसको हम पुनः एक बार वापस देख लेते हैं कि 1774 में बूर्बो वंश का लुई 16वां जो है वो शासक बना। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुई। उसने निरंकुश शासन प्रणाली अपने देश में लागू की, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के अंदर क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ और सारे फ्रांस के जो लोग हैं उस लुई 16वें के विरुद्ध उठ खड़े हुए, जिसके कारण देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी और जनता पर करों का बोझ भी प्रारंभ हो गया। लीजिए उसके बाद में फ्रांस के अंदर जो सामाजिक ढांचा था, फ्रांस के जो लोग थे, जनता देश के सम्मुख जो है वो सब एक समान होती है, लेकिन उस क्रांति और लगातार करों के बोझ के कारण, देश की आर्थिक स्थिति के कारण वहाँ पर लगभग जनता में 3 वर्ग एकदम जनता के बीच में चर्चित होने लगे, जिसमें पहला जो वर्ग है वो कुलीन वर्ग। आप इस श्याम पट पर देखते होंगे कुलीन वर्ग कहीं उदय होता है तो कहीं दूसरा वर्ग उदय होता है सामंत वर्ग, और तीसरा कोई वर्ग उदय होता है वो है सामान्य वर्ग का। हम इन 3 बिंदुओं पर थोड़ा सा एक प्रकाश डाल देते हैं कि कुलीन वर्ग से तात्पर्य है कि राजा के अति निकट जो लोग रहते थे वो अधिकतर कुलीन वर्ग में आते थे, जिसके अंदर राजा है, उसके परिवार के लोग हैं, जिसके अंदर चर्च अर्थात फ्रांस जो है वो ईसाई संप्रदाय का, ईसाई धर्म का एक देश है, तो वहाँ के ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो चर्च को मानते हैं और उस चर्च के अंदर भी पोप, पादरी और बिशप जो उनके धर्म का प्रचार करते हैं, ये लगभग सब कुलीन परिवार के वर्ग में आते थे, जिनके खर्चे को वहन करने के लिए अर्थात इन सारे वर्ग जो मैंने नाम गिनाए हैं, राजा, उसके परिवार और साथ में चर्च के जो लोग हैं जिसमें पादरी, पोप और बिशप, उनके भी अनर्गल खर्चों का बोझ राज परिवार पर था और राज परिवार उन खर्चों को करों के माध्यम से जनता के रूप में या जनता के सामने करों के माध्यम से लेते थे। दूसरा कहीं हम वर्ग का नाम करते हैं सामंत वर्ग। ये सामंत वर्ग जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग जो थे वो उसमें आते हैं। जो समाज में प्रतिष्ठित लोग से तात्पर्य क्या, सामंत वर्ग क्या, जो राजा को अपने राशि राजा को उधार देकर बदले में ब्याज लेते थे। सामंत वर्ग अधिकतर कर देकर सैनिक सहायता करते थे और सामंत जब कुलीन वर्ग को इसलिए वो मदद करते थे, कारण था कि सामंत अपने जमीन और अपने धन की रक्षा करने के लिए वो राजा के अनुकंपा के पात्र बन जाते थे, वो राजा के निकट होते थे। कारण था कि राजा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता था, इसलिए ये सामंत वर्ग समाज के प्रतिष्ठित जो लोग थे, जो अधिकतर राजा और उनके सैनिकों को जो है वो अपनी राशि देते थे, बदले में ब्याज वसूला करते थे। और तीसरा कई वर्ग आता है सामान्य वर्ग का, जिसमें हम सब जानते हैं मजदूर, किसान या जो बहुत गरीब निम्न परिवारों के जो लोग हैं, जो अपनी आजीविका अपनी मेहनत करके अपना पेट भरते थे, जो इस वर्ग में आते थे, सामान्य वर्ग में। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो कुलीन और सामंत वर्ग जो है वो अपने एक सीधा सीधा कह सकते हैं अपने आधिपत्य से इस सामान्य वर्ग पर आधिपत्य के माध्यम से इनसे कर वसूल करते थे। कहीं ऐसा नाम आता है कि मजदूर और किसानों से 90% तक का, उनकी इनकम का 90% कर वसूल करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। हम पाठ पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति, अर्थात क्रांति की भूमिका किस प्रकार से फ्रांस में बनी। तो ये जो सामान्य वर्ग के जो लोग थे, मजदूर, किसान, गरीब लोग जो रोज कमाकर अपनी आजीविका चलाते थे, वो इस प्रकार के जो लोग हैं उन्होंने ही इन दोनों वर्गों के ऊपर जो अत्याचार करने वाले ये दोनों वर्ग थे, उन वर्गों पर आक्रोश एक सामूहिक रूप से उन्होंने प्रारंभ कर दिया और वो आक्रोश धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति के रूप में उदय होता है।
लीजिए आगे, और फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत हम चौथा जो है हमारा शिक्षण बिंदु के बारे में जानकारी करेंगे। फ्रांस के अंदर जितने प्रकार के करों का बोझ जनता पर था, जिसमें हम 3 वर्गों के माध्यम से भी पढ़ा कि तीसरा जो वर्ग था वो करों के माध्यम से सबसे ज़्यादा पीड़ित था, जिसके अंदर सामान्य वर्ग में किसान, मजदूर और जो गरीब व्यक्ति है जो रोज कमाकर अपनी आजीविका चलाते हैं, वो इसके अंतर्गत आते थे, जो अत्यधिक 90% अपनी इनकम का भी वो कर अधिकतर इन कुलीन परिवारों को और सामंती वर्ग के लोगों को वो चुकाते थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा उनके जीवन पर एक और बड़ा वज्रघात होता है, वो होता है धार्मिक कर के रूप में, जिसका नाम फ्रांस के अंदर उस कर का नाम दिया ट्रीथ या टाइद। क्या है जो मैंने कंटेंट में लिखा है, ये एक प्रकार का कर है। टाइद जो है वो एक प्रकार का धार्मिक कर जो है वो फ्रांस में लगाया गया। जनता आगे से इतने करों से बोझ के तले दबी जा रही थी, और एक इस प्रकार का लुई 16वें के शासनकाल के अंदर एक और नया कर आता है, धार्मिक कर। और ये जो धार्मिक कर है, अर्थात जो धर्म के ठेकेदार उस समय माने जाने वाले चर्च के जो लोग थे, पोप, पादरी और बिशप, इनके खर्चों को चलाने के लिए लुई 16वें ने एक और नया कर, जिसका नाम उसने धार्मिक कर के रूप में टाइद दिया, जिसमें उसने मजदूर और किसानों पर अत्यधिक कर बोझ का डालकर उसके माध्यम से भी इनके खर्चे चलाने का एक छोटा सा प्रयास उसने करा था। लेकिन सामूहिक रूप से हम सब जानते हैं कि जनता इतना कर नहीं दे सकती थी, और इस सारे पूरे प्रतिकार के रूप में फ्रांसीसी क्रांति का जो उदय हुआ, और जो 1774 के अंदर लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए अपना इतना ही। आगे के कालांश में हम इस फ्रांसीसी क्रांति का अगला शेष भाग क्या है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद आप सभी का, और आप आशा करता हूँ आप ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से पाठों के इस जानकारी अधिक लेंगे और अपना जो है अर्जित योग्यता, तार्किक योग्यता आप बढ़ाएंगे, ऐसा अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।